So, hello everyone, welcome to Robert K. Merton part number 4. In the earlier three parts, what we have discussed is first part was about middle range theory, second part was a relationship between theory and research, and the third part was about the postulates. उसी सीरीज में हमारा थर्ड पार्ट से ही रिलेटेड हमारा फोर्थ पार्ट है विच इज मर्टन्स फंक्शनल पैराडाइम. एक्चुअली हमारा जो मर्टन रॉबर्ट के मर्टन है वो हमारे बाकी जो फंक्शनलिस्ट हैं उनके जो उन्होंने अजम्पशंस ली हैं, पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म और पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, इन पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं और अपनी रिकमेंडेशन के साथ हमें बताते हैं कि किस तरीके से चेंजेस कैन बी ब्रॉट. सो फंक्शनलिज्म में क्या कंजर्वेटिव बायसनेस थी, क्या आइडियोलॉजिकल इंप्रेशन वो दे रही थी, उस चीज को हटाने के लिए क्या वो स्टेप्स लेते हैं. तो यहाँ तक मर्टन हैज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड एंड जस्ट टोल्ड कि कहाँ पर फ्लॉज है, कहाँ पर कमियां हैं. नाउ कम्स द पार्ट व्हेन मर्टन इज रेडी टू प्रेजेंट हिज ओन फंक्शनल पैराडाइम. As we discussed that he tries to modify and codify the existing classical functionalism. So he first of all questions the use of the word functionalism, and then what he does is he actually defines a number of steps, procedural steps that are to be followed while applying this functional approach. So this procedural steps are nothing but his own functional paradigm. See, we have already discussed about Talcott Parsons का functional paradigm. That functional paradigm का वहां पर मतलब था कि it is a general model. बट यहाँ पर जब हम रॉबर्ट के मर्टन के फंक्शनल पैराडाइम की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट अ जनरल मॉडल, रादर इट इज a set of specified rules and procedures. ठीक है, एक specified procedural steps हैं जिनको functional approach को अप्लाई करते हुए अडॉप्ट कर लेना चाहिए. So here the word paradigm isn't used in the same sense as it was used in the case of Parsons paradigm, because there it meant that it is a general model. But Merton's functional paradigm is a set of procedural steps that must be adopted while applying the functional approach. So what is Merton's functional paradigm? Merton's functional paradigm is a set of procedural steps that are to be followed while applying functional approach. ठीक है, बात करते हैं स्टेप नंबर 1. Any social item, social organization, group, social process, social role to be subjected to functional analysis must be carefully observed and described in detail. Such a description would itself give a hint about likely consequence. क्या कहें? कोई भी सोशल आइटम, एनी सोशल आइटम क्या? कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप, कोई भी सोशल प्रोसेस या कोई भी सोशल रोल. अब सोसाइटी में कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है? कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी किसी भी तरह का जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मली है तो ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं, थोड़ा सा इनफॉर्मली है तो एक जनरल ग्रुप बोल देते हैं. कोई सोशल प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट को बनाने का, लेट्स टेक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, दैट इज आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, अ सोशल प्रोसेस. सोशल रोल, एक टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, डज द टीचर हैव अ कनेक्शन टू द चिल्ड्रन, टू दोज चिल्ड्रन इन पर्सनल? नो. तो ये एक सोशल रोल है. तो एनी सोशल आइटम, किसी भी चीज जिसका हम फंक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं, यानी एनी सोशल आइटम टू बी सब्जेक्टेड टू फंक्शनल एनालिसिस मस्ट बी केयरफुली ऑब्जर्व. उसको हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है और डिटेल में डिस्क्राइब करना है. जिस तरह से हम डिटेल में उसको डिस्क्राइब करेंगे हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि उसके लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. जैसे अगर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सोशल रोल ऑफ अ टीचर, a teacher is teaching the student, a teacher is telling all his experiences and the knowledge of the books and explaining the children what is right and what is wrong. So it is functional for the society as a whole, it is functional for the student as well as it is functional for the teacher also. ठीक है, तो हमें लाइकली कॉन्सिक्वेंस तभी पता चलता है जब हम किसी भी सोशल आइटम को जिसका हम फंक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं और केयरफुली ऑब्जर्व. ठीक है, structural functional analysis focuses on groups, organizations, societies, and cultures. He stated that any object that can be subjected to structural functional analysis must represent
A standardized item, a standard must represent a standardized item. Pattern. Such things are social roles, cultural patterns, and social norms. मतलब जिस भी हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, सोसाइटी का, कल्चर का, ग्रुप का एनालिसिस कर रहे हैं, that must represent a standardized item. It should represent a standardized item. For example, यही example ले लो. If we are describing the role of a teacher in a classroom or role of student, role of a teacher, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है कि टीचर इज अ पर्सन जो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को और किताबों को, ज्ञान को बच्चों में बांट रहा है. ही इज इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ नॉट ओनली हिमसेल्फ बट आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स एज अ होल. तो हम एक पैटर्न है, हर किसी टीचर और स्टूडेंट के बीच में यही रिलेशन हो, ये एक स्टैंडर्ड है, ये ऐसा ही होता है. हालांकि देयर कैन बी अ लिटिल बिट डेविएशन वेयर द टीचर डज नॉट वांट द वेल ऑफ द स्टूडेंट. इट इज पॉसिबल, बट द स्टैंडर्ड थिंग इज दैट कि टीचर वांट्स the child, the children, the student to succeed. So this is a standard item. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्डाइज आइटम का और थोड़ा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एग्जाम्पल लें तो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, तो हिज द टारगेट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट. तो दिस इज अ स्टैंडर्डाइज आइटम. तो जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो सोसाइटी है, उसका एक स्टैंडर्ड आइटम है, एक पैटर्न है, एक वही पैटर्न है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे पैटर्न वेरिएबल्स की टैलकेट पार्सन्स बात करते हैं. So structural functional analysis focuses on the groups, organizations, societies, cultures that it means that the object which is subject to structural functional analysis must represent a standardized item, a patterned item. Such things are social roles, cultural patterns, and social patterned item. Distinguish between subjective dispositions and objective consequences. तो अब जो मर्टन है वो एक डिफरेंस लेकर आते हैं कि जो हमारी सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन है और जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो अलग. मतलब जो मैं चाहती हूं और जो होगा, इन दोनों में अंतर होता है. एंड दैट डिफरेंस कैन बी एक्चुअली फिल्ड बाय योर एफर्ट्स, है ना. लीव दैट पार्ट. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू क्लियर सिविल सर्विसेज or if you want to clear this examination, any examination you want, so उसमें अगर तुम कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, दैट इज इंटेंडेड कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए. यू एक्चुअली डू इमेजिन योरसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ एन ऑफिसर और समथिंग जो क्लियर कर चुका है एग्जाम. तो ये इंटेंडेड है. और एक्चुअल ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंस क्यों है? ये कॉन्सिक्वेंस होता है कि ये हुआ, पर ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि दैट विल बी बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स यू पुट इन दैट, है ना. तो ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस. तो सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन जो सबकी अलग अलग होती है. सब्जेक्टिव है मतलब व्हाट पीपल थिंक डिफरेंटली, पीपल हैव वैरायटी ऑफ ओपिनियंस अबाउट द सेम थिंग. तो सब्जेक्टिव डिस्पोजिशंस एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस में एक गैप. ठीक है. देखो अब here is a point of distinction between early functionalist and Merton. Early functionalist और Merton, जो पहले के functionalist, they focus almost entirely on the functions of one social structure or institution for another. एक इंस्टीट्यूशन के दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ के लिए क्या फंक्शंस हैं. जैसे एक स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है. तो एक स्कूल का एक या एक कॉलेज ले लेते हैं, स्कूल थोड़ा हो गया. एक कॉलेज का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या एक किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए क्या फायदा है? कॉलेज अगर स्टूडेंट्स को एजुकेट करेगा उस फील्ड के अंदर, तो कॉर्पोरेट को एम्प्लॉइज मिलेंगे. तो एक इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग है दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए. तो अर्ली फंक्शनलिस्ट यूज्ड टू फोकस ऑन दिस entirety of functions of they entirely focused on functions of one institution or functions of one social structure for another, while Merton is focusing on functional analysis for the society as a whole and individuals in terms of effects and consequences. Effects and consequences. तो ये एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव होगा कि यहाँ से बंदे मिल रहे हैं पर यही बिगड़ भी तो रहे हैं. डिसफंक्शंस है ना. कॉन्सिक्वेंस कि यहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, कॉलेजेस में सीरियसनेस नहीं है, एकेडमिक प्रोफाइल्स अच्छी नहीं है. दैट इज द रीजन कि हमारे आज के जो कॉर्पोरेट्स हैं उसमें हम अच्छे केपेबल एम्प्लॉयज को नहीं लेकर आ पा रहे हैं. तो कॉन्सिक्वेंस के रूप में.
So focused on the functions of one social structure on another and focused on the functional analysis for the society as a whole in terms of effects or consequences, right? Uske baad, early functionalist. They tended to confuse the subjective motives of individuals with the functions of structures and institutions. इसका मतलब क्या है? और मर्टन क्या कहते हैं? The focus of structural function should be on the social functions rather than on individual motives. जो ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट थे, दुर्किन, मेलिनोवस्की, ब्राउन, पेलकेट पार्सन्स, तो ये जो थे, they tended to confuse the subjective motives of individuals with functions of structures and institutions. जो इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव मोटिव है, उसको ये एक इंडिविजुअल है और ये एक लेट से ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के मोटिव्स को एक तरीके से देखा गया, मतलब एक जगह रख कर देखा गया है। तो इंडिविजुअल पर मर्टन जो है वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन इनके बीच में बनाते हैं कि सोशल फंक्शंस जो है वो इंडिविजुअल मोटिव से अलग है। इंडिविजुअल मोटिव्स पे हमको ध्यान नहीं देना है, हमको सोशल फंक्शंस पे ध्यान देना है। So early functionalists used to confuse the subjective motives of individuals with the functions of the social structure, and Merton is trying to focus on the structural. Merton is saying that the focus of structural functions should be on the social functions rather than individual motives. ठीक है, उसके बाद clear it out for you. हाँ, ठीक है, उसके बाद देखो, जो हमारे ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट हैं, अर्ली फंक्शनलिस्ट जिनको हम बोल रहे हैं, वहां पर लैक ऑफ एम्पेरिसिटी है इन डिफाइनिंग फंक्शंस एंड पोस्टुलेट्स को बिना वेरिफिकेशन के अज्यूम कर लिया जाता है, सो देयर इज लैक ऑफ एम्पेरिसिटी लैक कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। और मर्टन जो है वो फंक्शंस को ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंस बोल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है? एम्पेरिसिटी है, विच मेक फॉर एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट ऑफ अ गिवन सिस्टम, ठीक है। तो फंक्शंस को वो कैसे डिफाइन करता है? दोज ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच मेक फॉर एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट ऑफ अ गिवन सिस्टम, किसी सिस्टम की एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट के लिए ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेस आर फंक्शंस। यहाँ पर लैक ऑफ एम्प्लिसिटी है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे आइडियोलॉजिकल बायस है, इसको तो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल यूनिटी, यूनिवर्सलिटी और इंडिस्पेंसिबिलिटी के पोस्टुलेट है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं कि कोई आइडियोलॉजिकल बायस नहीं है, सोशल फैक्ट के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। डिसफंक्शंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, नॉन फंक्शन और नेट बैलेंस का कॉन्सेप्ट जो है मर्टन ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये जो थे, ये सोसाइटी एज अ होल को कंसिडर करते थे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सोसाइटी एज अ होल, और साथ में कभी कभी जैसे मेलिनोवस्की ने इंडिविजुअल्स की भी बात की थी, तो इंडिविजुअल्स के बारे में। बट मर्टन का जो एनालिसिस है, दैट कैन बी डन ऑन अ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन अ ग्रुप, ऑन अ इंस्टीट्यूशन। तो एट वेरियस लेवल्स जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच लगाई जाती है। तो ये कितने सारे डिफरेंसेस हैं, यू हैव टू ग्रास्प देम बाय हार्ट, अंडरस्टैंड देम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट एंड देन लर्न देम, ठीक है। ये वैल्यू जजमेंट करते हैं, ये वैल्यू जजमेंट पास नहीं करते हैं। दे ड्यू टू इंडिस्पेंसिबिलिटी एंड कंजर्वेटिव बायसनेस फेल टू अकाउंट फॉर चेंज। यहाँ पर चेंज की बात नहीं है, क्योंकि इंडिस्पेंसिबल कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पर फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स है, सम पार्ट्स कैन बी एलिमिनेटेड, सो सोशल चेंजेस पॉसिबल। उसके बाद ये फिर से वही पॉइंट है लगभग, कि सोशल सिस्टम जो है वो सिंगल लेवल सोसाइटी एज अ होल, बट मर्टन में है कि वी शुड मूव अवे फ्रॉम ग्लोबल एनालिसिस एंड स्पेसिफाई द लेवल्स ऑन व्हिच वी आर वर्किंग, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि दिस इज द सेम व्हिच वी हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर। एंड यहाँ पर अनइंटेंडेड फंक्शंस को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है। अनएंटिसिपेटेड कॉन्सेप्ट एक ऐसा सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में रॉबर्ट के मर्टन अनइंटेंडेड फंक्शंस यानी लेटेंट फंक्शंस के थ्रू बोलते हैं। कार्ल मार्क्स अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बोलते हैं। मैक्स वेबर भी अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, बट दे हैव डिफरेंट लिंकेजेस, ठीक है। तो आज हमको एक और टॉपिक मिल गया है, किस चीज का? अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस का, जो हमको अच्छे से तीनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, रॉबर्ट के मर्टन के पर्सपेक्टिव से, कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से और मैक्स वेबर के।
ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट कोई भी अनइंटेंडेड उसके बारे में बात नहीं करते हैं, ये चीज भी हमको मेंशन करनी। तो ये सारे डिफरेंसेस थे अर्ली फंक्शनलिस्ट में और रॉबर्ट के मर्टन। तो हम फिर से आते हैं हमारे प्रोसीजरल स्टेप्स हम देख रहे हैं। बोला था कि एनी सोशल आइटम that can be a social organization, a group, institution, social role, social process. जो भी social item है that is subject to structural functional analysis should be described in detail and observed carefully. Such a description would enable us to get a hint of the likely consequences of that object. Further, the object which is subject to structural functional analysis should be a standardized item, a cultural practice, or a social group, let's say. ठीक है, उसके बाद Martin also specifies a clear distinction between subjective dispositions and objective consequences. So इस तरीके से वो एक डिस्टिंक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। देन हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अर्ली फंक्शनलिस्ट एंड रॉबर्ट के मर्टन, जो कि एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो टोटल हमने कितने डिफरेंसेस इसमें करने, जो एक पॉइंट लगभग रिपीट हो रहा था, अगर उसको इग्नोर कर दें तो हमारे टोटल जो डिफरेंसेस थे वो लगभग बनते हैं 8 के करीब। 8 पॉइंट्स हैं जहां पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे जो अर्ली फंक्शनलिस्ट है दैट आर डिफरेंट फ्रॉम मर्टन। शुरुआत करें, पहला पॉइंट, अर्ली फंक्शनलिस्ट जो है दे फोकस ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द फंक्शंस ऑफ वन सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन फॉर अनदर। Merton focuses on functional analysis for society as a whole and individual in terms of effects and consequences. फोकस पॉइंट क्या है यहाँ पर फोकस पॉइंट है फंक्शंस, वहां पे फोकस पॉइंट है कॉन्सिक्वेंस, फंक्शन कॉन्सिक्वेंस, फंक्शन कॉन्सिक्वेंस, फंक्शन कॉन्सिक्वेंस। So early functionalists focus almost entirely on the functions of one social sector or institution for another, and Merton focuses on functional analysis for society as a whole and individuals in terms of effects and consequences. दूसरा, early functionalists tended to confuse subjective motives of individuals with functions of structure or institution. Or Merton, the focus of structural functionalists should be on the social functions rather than individual motives. ठीक है, उसके बाद अर्ली फंक्शनलिस्ट में there is a lack of empiricity in defining functions and postulates are assumed without verification. Or Merton defines function as observed consequences which make for adaptation or adjustment of a given system, उसके बाद आइडियोलॉजिकल बायस है क्योंकि पोस्टुलेट असम्पशन है, वहां पर आइडियोलॉजिकल बायस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन फंक्शंस भी है और नेट बैलेंस भी है। यहाँ पर एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप का भी हो सकता है। इसी में ऐड करके हम बोल सकते हैं कि सोशल सिस्टम ओनली एट वन लेवल एंड सोशल सिस्टम को एनालाइज किया जा सकता है एट वेरियस लेवल्स। उसके बाद आता है वैल्यू जजमेंट पास करते हैं, वैल्यू जजमेंट पास नहीं करते हैं। उसके बाद कंजर्वेटिव बायस की वजह से और इंडिस्पेंसिबिलिटी की वजह से नो अकाउंट फॉर चेंज एंड सोशल चेंजेस पॉसिबल, क्योंकि फंक्शनल ऑल्टरनेटिव है या फंक्शनल इक्विवेलेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है कि अनइंटेंडेड फंक्शंस को बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर किया है, पर यहाँ पर इग्नोर नहीं किया है। वंस मोर, so this is practice time। अब जितने पॉइंट्स जैसे जैसे याद आएंगे हम देखेंगे। पहला पॉइंट, the early functionalists tended to focus entirely on the functions of one social structure or institution or another, while Merton focuses on functional analysis for society as a whole and individual in terms of effects and consequences। पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा, the early functionalists tended to confuse the subjective motives with the functions of structure or institution, and Merton says ki we should actually focus on the structural functions, should focus on what we call social functions rather than individual motives। ठीक है, तीसरा, वैल्यू जजमेंट पास करते हैं ये लोग, पर मर्टन नहीं करते हैं। चौथा, दे ड्यू टू indispensability and conservative bias do not account for change, and Merton accounts for change क्योंकि functional alternatives की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद चेंज का और इसका हो गया। पांचवा पॉइंट है द एनालिसिस ऑफ फंक्शनल एनालिसिस इज डन एट ओनली वन लेवल ऑफ सोसाइटी एज अ होल, और वहां पर मल्टीपल लेवल्स पे किया जाता है। यहाँ पर सोसाइटी लेवल पे और वहां पे ग्रुप, इंस्टीट्यूशन और काफी लेवल्स पे हम इसको कर सकते हैं। सब सिस्टम, इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल, तीनों लेवल्स पे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 पॉइंट्स हो गए। 6th पॉइंट,
6 पॉइंट और हमारा हो सकता है, देयर इज लैक ऑफ एम्पिरिसिटी इन अर्ली फंक्शनलिस्ट, और पोस्टुलेट्स भी उन्होंने ऐसे अज्यूम कर लिया है। बट जो मर्टन है वो फंक्शंस को डिफाइन ही ऐसे करते हैं दैट फंक्शंस आर डिफाइंड एज दोज ऑब्जर्व्ड consequences that make for adaptation or adjustment of a given system। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट्स हो गए हैं। उसके बाद एम्पेरिसिटी भी, एम्पेरिसिटी, और उसके बाद आइडियोलॉजिकल बायस है। यहाँ पर आइडियोलॉजिकल बायस नहीं है, फंक्शंस डिसफंक्शंस की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हमारा जो रह गया है वो रह गया है अनइंटेंडेड फंक्शंस, जिसकी अर्ली फंक्शनिस्ट बात नहीं करते पर ये करते। आई थिंक यहाँ तक आई थिंक सब क्लियर है, एकदम से समझ में आ गया है सबकी कैसे कैसे हो रहा है और किस तरीके से अर्ली जो फंक्शनलिस्ट हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम मर्टन। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जहाँ पे एनी सोशल आइटम which is subject to structural function analysis is described in detail and carefully observed। ठीक है, आगे बात कर। Merton developed the idea of dysfunctions and non-functions, whether also Merton developed the idea of dysfunctions and non-functions and whether positive functions outweigh dysfunctions or vice versa. Merton developed the concept of net balance। पहली बात तो सोशल सिस्टम है, वैसे हमने ये ना पॉइंट काफी अच्छे से, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थी तो पहले ही देख लिया अर्ली फंक्शनलिस्ट और मर्टन में क्या दिक्कत है। बट ये पॉइंट्स एक्चुअली हमको ये सेट ऑफ प्रोसीजर्स देखने के बाद पढ़ने चाहिए थे, बट एनीवेज तो पहले में हमने बता दिया कि सबसे पहले हमको क्या करना है, एनी सोशल आइटम जो हमारी है उसको हमें डिस्क्राइब करना है डिटेल में, ताकि हम उसका लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही देख। उसके बाद मर्टन जो है वो लाइकली कॉन्सिक्वेंस सिर्फ फंक्शंस की टर्म्स में नहीं देख रहा है, डिसफंक्शंस की टर्म्स में भी देख रहा है, नॉन फंक्शंस की टर्म्स में भी देख रहा है। और जहां पर वो देखता है कि ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है, अगर पॉजिटिव फंक्शंस आउटवे द डिसफंक्शंस तो मतलब पॉजिटिव है, वो फंक्शनल है फॉर द सोसाइटी और व्हाटएवर लेवल वी आर डिस्कसिंग और व्हिचएवर यूनिट वी आर डिस्कसिंग। और नेट बैलेंस बेसिकली हम देख रहे हैं। So Merton developed the idea of dysfunctions, non-functions, and whether positive functions outweigh the dysfunctions or vice versa. Merton developed the concept of net balance। ठीक है, लेकिन हम कभी भी सिंपली एडअप नहीं कर सकते पॉजिटिव फंक्शंस को और डिसफंक्शंस को and objectively determine which one outweighs the other, because the issues are so complex and based on so much subjective judgment that they can't be easily calculated and weighted। It is not maths का calculation कि +2 है और इधर -3 है तो -1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्टिव मैथ्स कैलकुलेशन नहीं है जिसको हम इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स है ये चीज डिटरमाइन करनी कि कौन ज्यादा भारी है, मतलब किसका वेट ज्यादा है। ठीक है, ये चीज डिटरमाइन करनी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। Third, Merton then added the idea that there must be levels of functional analysis। ठीक है, तो अब लेवल होना चाहिए एक, क्योंकि ये चीज द एक्टिविटीज आर सो सब्जेक्टिवली चार्ज्ड और सो कॉम्प्लेक्स दैट इट कैन नॉट बी इजीली कैलकुलेटेड और वेटेड। तो देयर मस्ट बी अ लेवल ऑफ फंक्शनल एनालिसिस कि इस लेवल पर देखें तो ये चीज भारी है, इस लेवल पे देखें तो ये चीज भारी है, और इस लेवल पे देखें तो ये चीज भारी है। So he adds the idea, then further he adds the idea of manifest and latent function। ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस एट वेरियस मल्टीपल लेवल्स हो गया। उसके बाद अब हम जो है वो कॉन्सिक्वेंस जो उसका देख रहे हैं वो हम सिर्फ इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, पर कुछ एक इन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, अनइंटेंडेड, मतलब जो हमने चाहे नहीं थे पर फिर भी हो गए, मतलब हमारा पर्पस नहीं था, हम चाहते नहीं थे कि ये सब हो पर वो हो गए। अब वो लेटेंट फंक्शंस भी हो सकते हैं और वो लेटेंट डिसफंक्शंस। तो हमारा आता है कॉन्सेप्ट मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मर्टन पे आता ही आता है, और अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट आर मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस। मैनिफेस्ट का सिंपली मतलब है जो इंटेंडेड, और लेटेंट का सिंपली मतलब है जो अनइंटेंडेड है, जो हमने चाहा नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है, सिंपल टर्म्स में कहें तो मैनिफेस्ट फंक्शंस आर दोज दैट आर इंटेंडेड, और लेटेंट फंक्शंस जो है अनइंटेंडेड। जैसे स्लेवरी, मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा स्लेवरी का? मैनिफेस्ट फंक्शन तो ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बस, डिसफंक्शंस कितने ही गिनवा लो भाई, स्लेव के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो ये मैनिफेस्ट डिसफंक्शन। और लेटेंट फंक्शन क्या है भाई?
लेटेंट डिसफंक्शन है ये है कि प्रोवाइडेड वास्ट अंडर क्लास टू सर्व टू हाई सोशल स्टेटस ऑफ सर्दर्न वाइट्स, एक अंडर क्लास मिल गई जो वाइट्स को सर्व कर रही है। ठीक है, तो आइडिया ऑफ लेटेंट फंक्शन इज नॉट समथिंग कंप्लीटली न्यू, इट वाज आल्सो यूज्ड बाय दरकीम एंड मेलिनोवस्की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या लेटेंट फंक्शंस के बारे में दुर्खीम और मेलिनोवस्की को पता था? यस। दुर्खीम का रिलीजन देखो, दुर्खीम रिलीजन क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन है कि टोटम वर्शिप करते हैं। टोटम वर्शिप करने से इफ दे आर प्रेइंग की प्लीज, जैसे वो मोपी 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 करके ये था ना, वो दे यूज्ड टू डांस फॉर टू प्रे कि रेन हो जाए। तो मैनिफेस्ट फंक्शन है कि रेन हो जाएंगे, बट लेटेंट फंक्शन रेन हो ना हो, मैनिफेस्ट फंक्शन और डिसफंक्शन और व्हाटएवर, बट द latent function is that it increases their solidarity, they it increases social cohesion। तो ये चीज हो रही है, तो ये latent function है इसका solidarity। मेलिनोवस्की मैजिक के बारे में बात करता है, तो मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू द ट्रोबियंडर आइलैंड पीपल, दे यूज्ड टू थिंक दैट एविल स्पिरिट्स आर गोइंग, मैजिक परफॉर्म करने से दे यूज्ड टू थिंक लाइक कि एविल स्पिरिट्स जा रही है, बट लेटेंट फंक्शन है दैट एंजाइटी इज रियली, अब उनकी एंजाइटी नहीं रही है तो वो अपना काम अच्छे से कर पा रहे थे। तो मैनिफेस्ट आर इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड, लेटेंट आर अनइंटेंडेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड बट एम्पेरिकली ऑब्जर्वेबल। तो क्या हम इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि अब की बार वो ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं? ये होपी इंडियंस, दैट वाज नॉट मोपी, आई एम सो सॉरी। So Merton conducted an empirical study on red Indian tribes, Hopi Indians in America. So they performed rain making ceremony. So they used to participate in rituals, they used to dance. So dancing doesn't cause rain, but precipitation. By assembling together, they developed solidarity, a feeling of belonging. ठीक है, तो ये मर्टन की एम्पेरिकल स्टडी थी। देयर कैन बी अ क्वेश्चन, क्वेश्चन अब ये डायरेक्टली आता ही नहीं कि मैनिफेस्टो रिलेटेड फंक्शन बताओ, क्वेश्चन आता है कि मर्टन जो है वो एम्पेरिसिटी की बात करता है, और जहां पर हम उसका फंक्शनल पैराडाइम देख रहे हैं तो हमारे माइंड में ब्रॉडर पिक्चर ये रहती है कि ही यूज्ड टू एक्चुअली डिफाइन, बस स्टेप्स बताए हैं कि किस तरीके से करना चाहिए ताकि आइडियोलॉजिकल बायस ना आए, बट डिड ही एक्चुअली डिड एनी एम्पेरिसिटी? तो हमें वहां ध्यान ही रहता है। तो ये एग्जाम्पल है कि यस, तो ही यूज्ड पॉजिटिव साइंस मेथड्स, तो एम्पेरिसिटी है यहाँ पर, एम्पेरिसिटी यहाँ पर है। वो डेटा का यूज कर रहा है जहां उसने रेड इंडियन ट्राइब्स यानी कि होपी इंडियंस को अमेरिका में स्टडी करा है, जो रेन मेकिंग सेरेमनी परफॉर्म करते थे, जिससे सॉलिडारिटी इंक्रीज हुई है। अगर और ज्यादा लिंकिंग अच्छे से बनाओ, दुर्खीम का क्वेश्चन आया है कि रिलीजन जो है, जो दुर्खीम का स्टडी है, इज दैट रेलेवेंट हो कि मतलब सच में रिलीजन से सॉलिडारिटी इंक्रीज होती है? अगर ये क्वेश्चन है तो क्या तुम आर के मर्टन का रेफरेंस देके नहीं बोल सकते कि आर के मर्टन इन वन वे और द अदर हैज प्रूव्ड द थिंग कि दुर्खीम का ये जो ऑब्जर्वेशन है कि रिलीजन से सॉलिडारिटी बढ़ती है, ये ट्रू है, क्योंकि होपी इंडियंस के केस में ये, तो रॉबर्ट के मर्टन दुर्खीम से यहाँ कहीं ना कहीं अग्री करते हैं। तो हर एक चीज से लिंकिंग और क्लैरिटी आई ऑलवेज से इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कावड़ी यात्रा का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैनिफेस्ट फंक्शन इज की सिविल सर्विसेज क्लियर करा दो, एंड लेटेंट फंक्शन इज योर इम्प्रूव योर हेल्थ इन द वे। ठीक है, सॉलिडारिटी लेटेंट फंक्शन है, रेन मैनिफेस्ट फंक्शन है। द डिस्टिंक्शन इज मेथोडोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डिस्टिंक्शन इज मेथोडोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थ्री रीजंस, तीन रीजंस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें भी देखने हैं। देयर कैन बी लेटेंट डिस्फंक्शंस, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, लेटेंट डिस्फंक्शंस भी हो सकते हैं। रिलीजियस बिलीव्स में हैम्पर योर साइंटिफिक एबिलिटी, इसका लेटेंट डिस्फंक्शन है। अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस, why 5 is mentioned here is, there's something, let me just check it out whether there's something की 5 mentioned है यहाँ पर, तो कुछ लिंकिंग है क्या ऊपर वाले पॉइंट से? does I have mentioned point number 4 or 3 or something? So तीसरा पॉइंट हम एक बार लिंक करने की कोशिश कर, सॉरी फोर्थ पॉइंट हम लिंक करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा था क्या? फोर्थ पॉइंट आई थिंक हमने मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस के बारे में बोला है, जब उसमें ही एड्स द आइडिया ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। हाँ, तो उसके बाद हम थोड़ा ज्यादा खो गए इन डेप्थ। फोर्थ पॉइंट हमारा यही है, आइडिया ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस के अंदर कि ये मैनिफेस्ट फंक्शन होता है, ये लेटेंट फंक्शन होता है। फिर हमने कहा कि लेटेंट डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं। उसके बाद मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस और डिसफंक्शंस होते हैं। अब जो हमारे अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? डिसफंक्शनल,
फंक्शनल यानी कि लेटेंट फंक्शन और नॉन फंक्शनल। तो लेटेंट फंक्शन इज द टाइप ऑफ अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस और लेटेंट फंक्शन में कुछ डिफरेंस हुआ। लेटेंट फंक्शन है वो, मतलब यानी फंक्शनल ही है। अनएंटिसिपेटेड था पर फंक्शनल है। अनएंटिसिपेटेड डिसफंक्शनल भी तो हो सकता है, अनएंटिसिपेटेड नॉन फंक्शनल भी तो हो सकता है। तो इस चीज को कंसीडर करना that there is a difference between unanticipated consequence and latent function. ठीक है। Further, a structure may be dysfunctional for the system as a whole yet may continue to exist. ठीक है। कि हमने फंक्शंस डिसफंक्शंस देख लिए, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस देख लिए, उसके बाद नेट बैलेंस भी निकाल लिया, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस भी देख लिए। नाउ स्ट्रक्चर में भी डिसफंक्शनल है, खराब है सोसाइटी के लिए, फिर भी चला रहा है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सर्वाइवल सर्वाइवल्स बोल देते हैं। तो a structure may be dysfunctional for the system as a whole yet may continue to exist. For example, discrimination against female is generally functional for male, though there may be dysfunctions for them as well. उनके लिए भी डिस्फंक्शंस हो सकते। डिस्टिंक्शन हैज एडवांटेज। हाँ, तो इस तरीके से हमको ये डिस्टिंक्शन करना कि व्हाट आर लेटेंट फंक्शंस, व्हाट आर मैनिफेस्ट फंक्शंस, तो इससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है? इट एक्सप्लेन्स एज टू व्हाई अपेरेंटली इरेशनल एक्टिविटीज कंटिन्यू इन सोसाइटी। तो अब ये देखो ना, अब ये अगर हम लेटेंट फंक्शन देख रहे हैं किसी चीज का, तो हमें उससे उसकी इरेशनैलिटी जो है वो समझ में आती है कि वो एक्चुअल में उतना इरेशनल है भी नहीं। मैजिक देखो, जेम्स फ्रेजर ने मैजिक पढ़ा था, पर ही कंसिडर्स कि वो इतना इंपॉर्टेंट कुछ था ही नहीं कि उसको कंसिडर किया जाए। बट मेलिनोव्स्की थे जिन्होंने बताया कि मैनिफेस्ट फंक्शन तो ठीक है, फालतू की चीज है कि एवल स्पिरिट्स हैं, जा रही हैं आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो लेटेंट फंक्शन है, एंग्जाइटी, उसकी वजह से पता लग रहा है कि हमारी जो इरेशनल एक्टिविटी है दैट इज कंटिन्यूइंग इन द सोसाइटी बिकॉज इट हैज सम लेटेंट फंक्शन टू डू, लेटेंट फंक्शन टू डू। ठीक है। नेक्स्ट, इट एड्स टू सोशियोलॉजिकल लॉजिक नॉलेज बाय डायरेक्टिंग अटेंशन टू फ्रूटफुल इंक्वायरी। तो ये जो लेटेंट हमारे फंक्शंस हैं, डिसफंक्शंस एंड एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस है, दिस एड्स टू द सोशियोलॉजिकल नॉलेज बाय डायरेक्टिंग अटेंशन टू फ्रूटफुल इंक्वायरी। मतलब हम फ्रूटफुल इंक्वायरी करेंगे कि लेट्स से कोई चीज है डिसफंक्शनल, तो हम इंक्वायर करेंगे व्हाई इट इज कंटिन्यूइंग इन द सोसाइटी, इट मस्ट बी हैविंग सम लेटेंट फंक्शन, इसलिए चली आ रही है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा तभी तो चल रही है, नहीं तो उजाड़ देंगे लोग, खत्म कर देंगे। जब कोई चीज नुकसानदायक है, कुछ ना कुछ उसका फायदा होगा ही, तभी तो वो कंटिन्यू की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ईटिंग जंक फूड, जंक फूड बिल्कुल नुकसान करता है बट इट हैज गुड टेस्ट, है ना, इट हैज गुड टेस्ट, दैट इज द रीजन इट इज कंटिन्यूइंग। तो ये फ्रूटफुल इंक्वायरी हुई कि कोई चीज हमने डिसफंक्शनल प्रूव कर दी। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट जंक फूड इज नॉट हेल्दी, बट व्हाट इज द वे, मतलब जो यहाँ पर कंक्लूड करना खत्म नहीं हुआ, एक और नई फ्रूटफुल इंक्वायरी रही कि व्हाई दिस इज कंटिन्यूइंग इन द सिस्टम बिकॉज इट हैज गुड टेस्ट। तो एक नई बात पता चली ना कि जंक फूड इज टेस्टी। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल्स आई एम हेल्पिंग यू आउट विद दिस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि किस तरह से चीजें हैं। सो डिस्टिंक्शन के दो फायदे हम पढ़ चुके हैं। तीसरा फायदा, इट में ऑल्सो प्रिक्लूड नेव मॉडल जजमेंट्स। जो नेव मॉडल जजमेंट्स हैं उसको प्रिक्लूड करने का काम भी ये कर सकते हैं। अच्छा, आगे हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आई एम सो सॉरी, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द थिंग्स देयर ओनली, so let me just repeat the points three first of all and then we'll explain and go into the details. So the first one was, it explains to us it explains as to why apparently irrational activities continue in the society. It adds to the sociological knowledge by directing attention to fruitful inquiry, and it may also preclude naive moral judgments. It explains as to why apparently irrational activities continue in the society. It adds to sociological knowledge by directing our attention to fruitful inquiry, and it may also preclude naive moral judgments. First point, it explains as to why apparently irrational activities continue in society. So by looking at latent functions, we are able to explain the significance of activities which seem irrational. जैसे ट्रोबी एंडर्स का मैजिक का प्रैक्टिस, जैसे कावड़ यात्रा इरेशनल लग सकती है बट उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। तो ये लेटेंट फंक्शंस हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो हमें कई बार एक्टिविटी इरेशनल दिखाई देती है, ये इसीलिए कंटिन्यू कर रही है सोसाइटी। दूसरा, एड्स टू सोशियोलॉजिकल नॉलेज। कॉर्पोरेट्स जो है, एग्जाम्पल के साथ समझो,
जैसे वो अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, हमेशा उनका टारगेट रहता है कि कॉस्ट को कम करें ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है तो उस केस में उनको क्या करना पड़ता है, वर्कर्स के वेजेस कम करने पड़ते हैं। तो इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, टूरिज्म, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इनको लॉस होगा। क्योंकि अगर वेजेस ही नहीं है, लोगों के पास सैलरी नहीं है, पैसा नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, इनकम नहीं है, तो लोग कैसे टूरिज्म करेंगे, क्या लोग होटल्स में जाएंगे, क्या लोग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, नो। सो ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके। तो हमारे हमें किसी चीज का, हमें सिर्फ एक फंक्शनल शायद पर्सपेक्टिव दिख रहा था कि हाँ कॉस्ट कम कर दी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंटरप्रेन्योर का, बट लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, इट हैज सम लेटेंट डिसफंक्शंस एज वेल। It is going to make the tourism, hotels and restaurant industry into losses. ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद ओसामा अटैक ऑन WTC, ठीक है, और एग्जांपल लिया हुआ है एविएशन इंडस्ट्री सफर्ड लॉसेस एक्सेट्रा। ये जो भी है मतलब वहां पर वो फ्लाइट के थ्रू हुआ था ना, तो इस इंडस्ट्री को काफी लॉस हुआ था, तो ये एग्जांपल हो सकता है। तीसरा, प्रिक्लूड नेव मॉरल जजमेंट्स, ठीक है। तो अब नेव मॉरल जजमेंट्स को प्रिक्लूड करने के लिए जो मर्टन है वो पॉलिटिकल मशीन का एग्जांपल देते हैं, विच इज वेरी गुड एग्जांपल to understand this thing, which has also been criticized later on. I'll tell you how. Political machine क्या है? Political machine is जैसे ब्रैकेट में लिखा है, going to buy in India is something which is political machine. See, the legal procedures, the political procedures which are carried on in courts in India as well are very delayed procedures. So if we want instant relief or want instant badla, we can say. So what we do is we don't go to courts for official procedures. We actually go to someone else who will help us to get through this with illegal means. So it is actually illegal. It is what, so political machine is not actually politically true, but it is इलीगल, ये इलीगल है। अब कैसे मर्टन इस इलीगल मशीन को, इस इलीगल वर्किंग को, इस इलीगल मैकेनिज्म को लीगल बनाता है, देखते हैं। Political machine was a loose-lit organization headed by a political boss. Political machine was a loose-lit organization headed by a political boss. It did all the odd jobs. हर तरह की अजीब तरीके के काम ये करता था। क्लोज कनेक्शन थे पॉलिटिशियंस के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ इनके क्लोज कनेक्शन होते थे। तो जैसे किसी के पैसे किसी ने मार लिए, कोर्ट में जाओगे, केस फाइल करोगे, पैसे लगेंगे, उसकी सुनवाई होगी, वो नहीं जाएगा, फिर डेट एक्सटेंड होगी, फिर डेट एक्सटेंड होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो उससे बचने के लिए व्हाट यू डू इज यू गो टू अ पर्सन हु विल जस्ट यू नो hit him multiple times and he'll force the person to get back to return the money. तो इस तरीके से इलीगल मीन्स से जब आप कोई भी काम करवाती हो तो दैट इज डन थ्रू दिस पॉलिटिकल मशीन। ठीक है, तो पॉलिटिकल मशीन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो इस तरह की काम करती है, जो जिसके क्लोज कनेक्शंस हैं। सो तो ये इलीगल है यार, तो इलीगल है तो क्रिटिसाइज तो करेगी, वाइल गवर्नमेंट विल प्रमोट दिस काइंड ऑफ थिंग। गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन इस तरह की चीजों को जो इलीगल है, जो सही नहीं है, उसको क्यों प्रमोट करेगा? नहीं प्रमोट करेगा ना। बट मर्टन कंसिडर दिस टू बी अ नेव मॉरल जजमेंट। मर्टन इसको एक नेव मॉरल जजमेंट बोलता है। पॉलिटिकल मशीन इज एक्चुअली कॉम्पनसेटिंग फॉर द ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, high hardness of police and poor state of American political party. ये यहाँ पर कह रहा है कि पॉलिटिकल मशीन इज एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लेटेंट फंक्शन, कि वो काम करके दिखा रही है जो ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोर्ट्स में टाइमली प्रोसीजर्स हो, टाइमली इंसाफ मिले, तो व्हाई विल पीपल गो टू सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? नो वन विल गो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की कमी है, पुलिस की हाई हार्डनेस है और ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी है। तो पॉलिटिकल मशीन इज एक्चुअली कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट। ठीक है, तो ये चीज है। So Merton contended that not all the structures are indispensable for the working of the social. I'm so sorry, I'm just not able to link it with the earlier thing. तो हम यहाँ conclude कर रहे थे political machine का, कि political machine जो हमारी है, that is actually an illegal organization, and Merton is saying that it is compensating for bureaucratic inefficiency, high hardness of the police, and what would you call the poor state of American political parties. ठीक है, तो इस तरीके से political machine को कि जो कॉलिंग इट इलीगल, ही कॉल्स इट एज अ नेव मॉरल जजमेंट। तो हमारे जो तीन फायदे हैं इस तरह के डिस्टिंक्शन करने में, वो ये है कि इट ऑल्सो प्रिक्लूड्स मॉरल नाइव मॉरल जजमेंट। तो यहाँ तक हमने अपने पॉइंट्स कवर कर लिए। हम थे कि
a structure may be dysfunctional for the system as a whole and yet it may continue to exist. तो इस चीज का रीजन हमने एडवांटेजेस के फॉर्म में पढ़ लिया था कि किस तरीके से एडवांटेजेस हो सकता है ये डिस्टिंक्शन करना हमारे लिए, ठीक है। सो मर्टन कंटेंडेड दैट नॉट ऑल द स्ट्रक्चर्स आर इंडिस्पेंसिबल टू द वर्किंग्स ऑफ सोशल सिस्टम। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मर्टन ये बात तो बोलते ही है कि हर एक जो स्ट्रक्चर है, हर एक जो सिस्टम है, हर एक जो इंस्टीट्यूशन है, दैट इज नॉट एक्चुअली इंडिस्पेंसिबल। उसके कुछ ना कुछ फंक्शनल ऑल्टरनेटिव फंक्शनल इक्विवेलेंस हो सकते हैं जो वही सेम फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स की नीड को फुलफिल कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। तो सम पार्ट्स ऑफ आवर सोशल सिस्टम कैन बी एलिमिनेटेड, तो कुछ पार्ट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। तो दिस helps functional theory overcome another of its conservative bias, hence it opens way for meaningful social change। यहाँ आता है बदलाव, help of exponential alternative। जैसे कोई dysfunctional part है जिसका हमें फायदा नहीं हो रहा है, जो dysfunctional part है that will cause structural strain, that will pressurize change। तो ये होता है change will be in the direction which releases strain। some parts can be eliminated, functional alternative, social change। डिसफंक्शनल पार्ट को रिमूव किया जा सकता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन है तो फंक्शनल ऑल्टरनेटिव लाया जा सकता है, सोशल चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से सोशल चेंज भी हो सकता है। इन दिस वे कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज कैन बी अकाउंटेड एंड मेड रेलेवेंट फॉर द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इस तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए के में स्टडी में कॉन्फ्लिक्ट और चेंज को भी कंसिडर किया जा सकता है। Hence, we will conclude that Merton's effort to develop a paradigm for function analysis is the most important single piece in modern structural functionalism। Most important single piece है ये, और वो अपने predecessors के साथ agree करता है कि हमें large scale phenomena पे social phenomena पे focus करना है, but साथ के साथ functions, dysfunctions, net balance, levels of analysis और manifest related functions पे भी हमको focus करना है। I think I am very much clear about this। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के क्रिटिसिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है ये हमेशा ही ठीक नहीं है, मतलब इसमें भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों पे जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एज एन अप्रोच के क्रिटिसिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है, फर्स्ट पॉइंट, एक तो पहले देख लेते हैं इसके पॉइंट आप देख लेते हैं। इसके टोटल लगभग पॉइंट्स हैं हमारे 4 बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हम क्रिटिसाइज करते हैं अप्रोच को, जिसमें पहला पॉइंट बोलता है इट इज नॉट एक्चुअली मर्टन्स क्रिटिसिज्म। लेट मी टेल यू, मर्टन का इन स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म नहीं है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का ही क्रिटिसिज्म है। तो इसमें ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म के जो गुण हैं और जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच में होती है उससे रिलेटेड ये फंक्शन क्रिटिसिज्म है, ठीक है। मर्टन का क्रिटिसिज्म हम बाद में। तो स्ट्रक्चरल जो फंक्शनलिज्म है दैट डज नॉट एडिक्वेटली डील विद हिस्ट्री, दैट इट इज इनहेरेंटली अहिस्टोरिकल, मतलब हिस्ट्री की कोई बात नहीं है इसमें। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो है, देखो हिस्टोरिसिटी की काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रही है कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के कारण, ठीक है। दूसरा, आप कहीं ना कहीं हिस्टोरिसिटी को अगर हम लिंक करने की कोशिश करें तो हम नेक्स्ट लेवल पे इसको अगर लेके जाएं तो कह सकते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटीज की स्टडी की थी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिया गया है, पर है नहीं उतना। बट कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर स्पेसिफिकली हिस्टोरिसिटी की बात करते हैं, जिसमें मैक्स वेबर का जो मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन रहा है वो कंपैरेटिव हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी रही है, और हमारे जो कार्ल मार्क्स है वो तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को ही फॉलो करते हैं। तो हिस्टोरिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और दूसरे पर्सपेक्टिव्स में लिया जाता है, या इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव बोलते हैं जैसे हम मैक्स वेबर के पर्सपेक्टिव को। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो थोड़ा सा अहिस्टोरिकल होता हुआ हमको नजर आता है। यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड जो है चीजें नहीं कर पाते हैं। तो structural functionalism was developed, at least in part, in relation to historical evolutionary approach of certain anthropologists. In its early years, structural functionalists went too far in its criticism of evolutionary theory and came to focus on either contemporary or abstract society. Okay? So structural functionalism जो था, that was developed in part in relation to historical evolutionary approach of certain anthropologists. In its early years, SF, yani structural functionalists, went to for its criticism of evolutionary theory and came too focused on either contemporary or
abstract society. ठीक है. Although practitioners have tended to operate as if it were ahistorical, nothing in the theory prevents them from dealing with historical issues. I'm so sorry, I think I'm wrong in explaining this, that it's inherently ahistorical. क्वेश्चन के हिसाब से तो यही, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से ये लग रहा था कि डज नॉट एडिक्वेटली डील विद हिस्ट्री. सो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि हाउ डज इट डील विद हिस्ट्री और नॉट डील विद हिस्ट्री. लेट्स मार्क दिस, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्द से जल्द समझें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम रिवाइज करें इस चीज को तो हम और क्लैरिटी के साथ इस चीज को हैंडल कर पाए. तो यहाँ पर अभी करंटली थोड़ा सा डाउट है इस चीज को लेकर कि हाउ इट डज डील विद हिस्ट्री, नॉन हिस्ट्री, व्हाटएवर दिस इज. अभी के लिए फटाफट से हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं. Structural functionalists are unable to deal effectively with process of social change. जो structural functionalist हैं वो social change के को नहीं consider कर पा रहे हैं. कैसे? देखो, structural functionalist is more likely to deal with static structures rather than changing procedures. तो changing processes की जगह वो static structures पे focus करते हैं. जैसे Percy Cohen considers this problem as inherent in theory, that it is difficult to see how elements can contribute to change. चेंज को कंसिडर करने के लिए बनी ही नहीं है ये थ्योरी. टर्नर एंड मारियान्स्की फील दैट प्रैक्टिशनर्स डू नॉट एड्रेस द इशू ऑफ चेंज. सिर्फ डेवलपमेंटल चेंज की बात कर रहे हैं, रिवोल्यूशनरी चेंज की कोई बात नहीं करते हैं. तो आई थिंक ये पॉइंट तो काफी इजी था. पर्सी कोहेन और टर्नर मारियान्स्की की हम पॉइंट्स को कंसिडर करके ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के अच्छे पॉइंट्स हम नोट कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद तीसरा पॉइंट, इट इज अनेबल टू डील इफेक्टिवली विद कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट और चेंज, ये इसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया. बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट और चेंज दोनों को ही डील नहीं कर पा रहा है. कॉन्फ्लिक्ट से क्यों नहीं डील कर पा रहा है? क्योंकि देखो इसमें पर्सपेक्टिव देखो. एल्विन गोल्डनर बोलते हैं कि पार्सन्स ओवर एम्फेसाइज करते हैं हार्मोनियस रिलेशनशिप को, कि भाई सब कुछ हार्मोनाइज. इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव तो कहीं भी कंसिडर किया ही नहीं गया है कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है. ऑल्दो आर.के. मर्टन इन ट्राइज टू इनकॉर्पोरेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बट कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा लेटेंट फंक्शंस की वजह से हार्मोनियस चीजों को ही देख रहे हैं. उसके बाद इरविंग लुइस Horowitz contends that structural functionalists tend to see conflict as necessarily destructive and as occurring outside the framework of society. कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोसाइटी के बाहर है, इस तरह से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट सोचते हैं, जो कि नहीं है. ये इनका पर्सपेक्टिव है. उसके बाद अब्राहमसन बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है वो सोसाइटल कंसेंसस को एग्जैगरेट करते हैं, स्टेबिलिटी को डिसरिगार्ड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट और डिसऑर्डर. उसके बाद structural functionalist has still a conservative bias and it has operated in support of status quo and dominant elite. तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है उस पे ये भी इल्जाम लगाया गया कि इसको फिर भी कंजर्वेटिव बायस है इसमें, और इसमें अभी भी स्टेटस क्विस्ट आइडियोलॉजी है, सपोर्ट है स्टेटस क्विस्ट का, और डोमिनेंट एलीट के सपोर्ट में ये है. जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो है वो कुछ एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, नैरो फोकस है और कंजर्वेटिव है. तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो अहिस्टोरिकल है, जो पॉइंट हमें अभी क्लियर नहीं है, जिस पे हम ध्यान देंगे. दूसरा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो है वो चेंज को अकाउंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हमने पर्सी कोहेन और टर्नर एंड मारियान्स्की का पॉइंट ऑफ व्यू देखा. और उसके बाद इट इज नॉट एबल टू इफेक्टिवली डील विद कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हमने तीन लोगों का, एल्विन गोल्डनर एंड इरविंग लुई होरोविट्ज और अब्राहमसन, तीन लोगों के पर्सपेक्टिव हमने देखे. और उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में अभी भी एक कंजर्वेटिव बायस है, इट हैज अ नैरो फोकस एंड अभी भी ये अच्छी तरीके से सारी चीज को डील नहीं कर पाया. उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं मेथोडोलॉजिकल क्रिटिसिज्म. तो वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट वेग है, अनक्लियर, एम्बिगियस है. तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट सोशल सिस्टम है, कुछ रियल सोसाइटी नहीं है, तो इट इज वेग बेसिकली. तो इस वजह से एसएफ इज क्रिटिसाइज्ड. देन एक सिंगल ग्रैंड थ्योरी लेने की कोशिश की है, वही वाली बात पार्सन्स वाली सिंगल ग्रैंड थ्योरी, वो करने की कोशिश की गई है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में. ये पॉइंट भी थोड़ा सा डिटेल में, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस की जरूरत है. सिंगल ग्रैंड थ्योरी की बात क्यों करी जाए? आप खुद देखो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच स्टार्ट ही वहां से होती है जहां मर्टन ही बोलता है कि मिडिल रेंज थ्योरी होनी चाहिए, एक लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं लिया जा सकता. स्टिल दे आर क्रिटिसाइजिंग स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट टू हैव सिंगल ग्रैंड थ्योरी. एनीवेज, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस. थर्ड पॉइंट, वेदर
There exist adequate methods to study questions of concern to SF, like tools to study how parts contribute to system. क्या हम ये पढ़ सकते हैं? नहीं, empirically observe करना ही possible नहीं है इस चीज को. Teleology and tautology, restatement of premise. Public is one which isn't private, and private isn't which. So this is a restatement of premise. So teleology and tautology. Criticism of Merton. Merton एम्बिगियस है थोड़ा सा, क्योंकि डिसफंक्शनलिस्ट जो डिसफंक्शनलिस्ट है, वो डिसफंक्शनलिटी जो है वो हम प्रूव नहीं कर सकते, ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से तो हर एक पार्ट फंक्शनल दिखता है और हर एक पार्ट डिसफंक्शनल दिखता है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में स्पेशली हर एक पार्ट डिसफंक्शनल है, क्योंकि वहां तो वैसे ही सही नहीं हो रहा है कुछ भी, जैसे कि इंडिया. सेकेंड, कंजर्वेटिव कलरेशन. तो इमोरल लीगल सिस्टम, जैसे उसने पॉलिटिकल मशीन को जस्टिफाई किया है लेटेंट फंक्शंस के थ्रू, तो वो खुद भाई वैल्यू जजमेंट पास कर रहा है. तो कंजर्वेटिव कलरेशन आ चुका है उसमें. उसके बाद इनइक्वालिटी को वो कंप्लीटली इग्नोर कर देता है. और कोलिन कैम्पलर जो है, सॉरी कोलिन कैम्पबेल, कोलिन कैम्पबेल मर्टन को क्रिटिसाइज करते हैं कि मर्टन ने जो डिस्टिंक्शन प्रेजेंट फंक्शन है वो सही नहीं है. मर्टन इज वेग अबाउट these terms and he uses these terms in various ways. So एक क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है. सो मुझे लगता है क्रिटिसिज्म पे थोड़ा सा और ध्यान देने की कोशिश करी जानी चाहिए. इसको अच्छे से समझो कि क्या इसका एसेंस है, क्योंकि क्रिटिसिज्म से ही नेक्स्ट चीज शुरू होती है कि आगे क्या होने वाला है. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्लैरिटी से समझते हुए, इस चीज पे कंप्लीट फोकस रखते हुए, let us conclude here. And I hope that you will revise the criticism again and again, क्योंकि स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर रह जाता है, बट क्रिटिसिज्म मिस हो जाता है. So I hope that we'll do it. Thank you so much for your listening. Thank you.